हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। एसबीआई के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं और नेक्स्ट मंथ आईबीपीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसको देखते हुए मैंने सोचा कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनका कि वीडियो बनाना अच्छा रहेगा। जैसा कि मैंने अभी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का भी मैंने वीडियो अपलोड किया था। इससे पहले मैंने रिवर्स सिलोजिज्म के और सिलोजिज्म का कंप्लीट थ्योरी इन अ सिंगल वीडियो भी मैंने अपलोड किया था। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन सपोज एग्जाम में आ जाएं तो बहुत ही इजीली कैसे उसको बनाया जाए। डेटा सफिशिएंसी का थ्योरी क्या होता है, बेसिक क्या है इस चैप्टर का, चलिए आज देखते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं यहाँ टॉपिक का नाम लिखा हुआ डेटा सफिशिएंसी, मतलब कौन सा डेटा सफिशिएंट है, डेटा कौन सा सफिशिएंट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मतलब बोल सकते हैं कि डेटा सफिशिएंसी में बस आपको किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बस नहीं दिखाना है, बल्कि आपका नॉलेज चेक किया जाएगा कि उस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, उस पर्टिकुलर चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिनिमम कितने इंफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट है, मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट है इंफॉर्मेशन का, ताकि हम किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम। तभी तो इस चैप्टर का नाम है डेटा सफिशिएंसी, सफिशिएंट, विच वन इज सफिशिएंट, है ना। देखिए, मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरी लिखा है ताकि हमें समझ में आए कि ये चैप्टर क्या है। इन दिस टॉपिक क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनी चैप्टर सच एज कोडिंग डिकोडिंग। इस टॉपिक में, ये जो डेटा सफिशिएंसी वाला टॉपिक है, इसमें क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनी चैप्टर्स, किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सच एज कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ईटीसी इत्यादि। जो भी चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो, ब्लड रिलेशन हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, ऑर्डर रैंकिंग हो, डायरेक्शन हो, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉलोड बाय, फॉलोड मतलब इसके तुरंत बाद, फॉलोड बाय सम स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए रहेंगे, हो सकता है 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, कंटेनिंग फैक्ट्स, जिसमें कुछ फैक्ट रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगा, प्रोवाइडिंग क्लूज मतलब हिंट दिया हुआ रहेगा, हिंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, टू सॉल्व द क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वी हैव टू फाइंड दैट विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू गिव द कंफर्म आंसर। हम लोग को ये बताना है कि कौन सा इंफॉर्मेशन, कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए, स्टैंडर्ड ऑप्शन है, स्टैंडर्ड ऑप्शन भी दिया हुआ है, इस तरह से एग्जाम में रहेगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो भी, जिस सीक्वेंस में मैंने ऑप्शन दिया है इसी सीक्वेंस में आपको एग्जाम में भी ऑप्शन मिले, ये स्टैंडर्ड ऑप्शन है, अक्सर ऐसा रहता है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड बोला जाता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में इसी सीक्वेंस में आपको ऑप्शन मिलेगा, तो इसको याद कर लेना है। आप चाहें तो याद कर सकते हैं। इफ स्टेटमेंट 1 एलोन इज सफिशिएंट, मार्क आंसर 1। यदि पहला कथन ही किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए पर्याप्त है तो आंसर 1 दीजिए। इफ स्टेटमेंट 2 एलोन इज सफिशिएंट, मार्क आंसर 2। यदि कथन 2 ही पर्याप्त है इस प्रश्न को बनाने के लिए तो आंसर 2 मार्क कीजिए। इफ आइदर स्टेटमेंट 1 और 2 एलोन इज सफिशिएंट, यदि पहला या फिर दूसरा ही पर्याप्त है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो आंसर 3 होगा। और इफ स्टेटमेंट बोथ 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, यदि दोनों भी पर्याप्त नहीं है, देखिए देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है, यदि दोनों भी पर्याप्त नहीं है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो आंसर 4 होगा। और इफ स्टेटमेंट बोथ 1 एंड 2 आर रिक्वायर्ड, बोथ आर टुगेदर सफिशिएंट टू गिव द कंफर्म आंसर, देन मार्क आंसर 5। तो ये स्टैंडर्ड ऑप्शन है जो एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा, एक बार आपको देखना चाहिए कि किस सीक्वेंस में है, क्या सर ने जो बताया था वही सीक्वेंस है या कुछ अलग है। जैसे कभी कभी ऐसा भी रहता है कि इफ
स्टेटमेंट 1 alone is sufficient, mark answer 4. If statement 2 alone is sufficient, mark answer 1. ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। तो आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या करना है। किसी भी चैप्टर का से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी भी टॉपिक का एक क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ क्लू दिया जाएगा, कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको कुछ क्लू दिया जाएगा और आपको बताना है कि स्टेटमेंट 1 सफिशियंट है या स्टेटमेंट 2 सफिशियंट है, या फिर यदि सपोज 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट 3 सफिशियंट है क्या। यदि सपोज 2 स्टेटमेंट दिए रहेंगे तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट 1 से ट्राई कीजिए, नहीं हो पाएगा तो फिर आप स्टेटमेंट 2 से ट्राई कीजिए। सपोज उससे भी नहीं हुआ तब आप दोनों की इंफॉर्मेशन को मर्ज कर सकते हैं। और सपोज 3 स्टेटमेंट दिया जाएगा तो सबसे पहले 1 से ट्राई कीजिए, फिर नहीं होता है, आंसर आप नहीं निकाल पा रहे हैं कंफर्म आंसर, तो फिर सेकंड वाले से ट्राई कीजिए। सेकंड से भी नहीं होगा तो फिर आप थर्ड वाले से ट्राई कीजिए। ठीक है, सपोज थर्ड से भी नहीं होता है तो फिर आपको करना चाहिए कि 1 और 2 बोथ मिलाकर देखना चाहिए। सपोज उससे भी नहीं होगा तो फिर आपको 2 और 3 मिलाकर देखना चाहिए। सपोज उससे भी आंसर नहीं आता है तो फिर 1 और 3, तो फर्स्ट एंड थर्ड को फिर मिलाना चाहिए। सपोज आप उससे भी आंसर नहीं निकाल पा रहे देन आपको ऑल द 3 को मर्ज करके ट्राई करना चाहिए कि कम से कम इससे आंसर दिया जा सकता है क्या। तो मिनिमम सबसे पहले देखना है, कम से कम, मैक्सिमम नहीं। ठीक है, मैक्सिमम कब देखते हैं, जब उस चैप्टर का क्वेश्चन उसी चैप्टर का पूछा जाए। जैसे ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन यदि आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर से ही पूछा जाए, ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर से, ठीक है, तो फिर आपको मर्ज करके उस पूरे क्वेश्चन को पढ़कर सॉल्व करना है। लेकिन डेटा सफिशिएंसी में ऑर्डर एंड रैंकिंग पूछा जाएगा तो मिनिमम कौन सा इंफॉर्मेशन का हेल्प लेंगे कि आंसर दिया जा सकता है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी अब हम लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि डेटा सफिशिएंसी में कोई जरूरी नहीं कि हम टाइम वेस्ट करें और सॉल्व करें। यदि आपको फील हो रहा है कि केवल पहला स्टेटमेंट ही सफिशिएंट है और बाकी यूजलेस है, बाकी की हेल्प से नहीं निकाला जा सकता है, स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है कि इसका कंफर्म आंसर हम दे सकते हैं, तो ओनली 1 इज सफिशिएंट टिक लगाकर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाइए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए फिर हम लोग देखते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। बहुत ही अच्छे अंदाज में मैं बताऊंगा, आपको बहुत ईजी लगेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए फिर बने रहिए हमारे साथ और मैं अब क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया है। देखिए क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए जानकर मैंने इजी दिया है ताकि आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएं। देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए का बी से क्या संबंध है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही लग रहा है कि ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रक्त संबंध का क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन है हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, और उसके लिए मुझे 2 स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2। नंबर 1 में लिखा हुआ है बी इज सन ऑफ डी, बी डी का बेटा है, बी जो है वो डी का बेटा है। और स्टेटमेंट नंबर 2 है, नंबर 2 इंफॉर्मेशन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, डी इज मदर ऑफ ए, डी ए की माता है, डी ए की मम्मी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया है और उसके बाद 2 स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, दोनों में क्लू छिपा हुआ है। ठीक है, दोनों में हिंट है, क्लू है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्या करना है, जब आप स्टेटमेंट नंबर 1 को देखिएगा तो फिर आपको 2 को नहीं देखना है। ठीक है, आप स्टेटमेंट नंबर 1 को आप देखिए और उसके हेल्प से इस क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिए। ठीक है, ट्राई करना है। सपोज स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट, सपोज पहला पर्याप्त नहीं है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, तो फिर आप 1 को आप इग्नोर कीजिए। ठीक है, 1 को छोड़िए और आप 2 से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। मतलब सफिशिएंट मुझे देखना है कि विच वन इज सफिशिएंट, तो दोनों को अकेला अकेला देखना पड़ेगा, एलोन देखना रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो स्टेटमेंट नंबर 1 है उसका पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो नंबर 1 का क्या कहना है, नंबर 1 का कहना है कि बी इज सन ऑफ डी, बी जो है वो डी का बेटा है, बी डी का बेटा है। देखिए बी डी का बेटा है, मैंने जेंट्स को प्लस से इंडिकेट कर दिया है और फीमेल को माइनस से आप कर सकते हैं। तो डी का बेटा बी है। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर इंफॉर्मेशन को अभी नहीं पढ़ना है,
सेकंड नंबर जो इंफॉर्मेशन है, नंबर 2 में जो क्लू दिया हुआ है उसको अभी नहीं देखना है, ठीक है, उसको अभी नहीं देखना है, पहले फर्स्ट को आप देखिए। तो फर्स्ट का जब हम डायग्राम बना दिए तो आप अपने क्वेश्चन को देखिए कि हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, मतलब कि ए कौन है, ए कौन है बी का, ए कौन है बी का। तो इसमें तो बी है लेकिन ए का तो नाम ही नहीं है, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये तो मैंने सॉल्व करके दिखाया, फर्स्ट क्वेश्चन है इसीलिए, लेकिन जब आपको पूछा गया है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो यहाँ पर ए कहीं नहीं है, तो वहाँ से भी आप इसको क्रॉस कर सकते थे, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है तो मैंने सॉल्व करके दिखाया। अब चलिए हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या लिखा हुआ है, डी इज मदर ऑफ ए, डी जो है वो ए की मम्मी है, डी ए की मम्मी है, ठीक है, डी ए की मम्मी है। तो डी ए की मम्मी है, लेकिन हमें तो पूछा गया है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो ए और बी दोनों लोग तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो फिर हम कैसे बता पाएंगे कि ए का क्या संबंध है बी के साथ, बी तो इसमें है ही नहीं, यानी स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो नॉट सफिशियंट। तो पहला भी पर्याप्त नहीं है इस प्रश्न को का उत्तर देने के लिए, और सेकेंड नंबर स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट सफिशियंट टू गिव द कंफर्म आंसर। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मर्ज कर देंगे, अब हम दोनों को मिला देंगे। आपको मिलाने, दोनों को मर्ज करने का राइट आपको कब है, आपको राइट कब होगा, दोनों को मिलाने का अधिकार कब है, जब दोनों में से किसी से भी आंसर ना आया हो, लेकिन किसी एक से भी यदि आंसर आ चुका है तो फिर आप दोनों को मर्ज नहीं कर सकते हैं। तो अब आप दोनों को मर्ज कीजिए। यदि सपोज हम दोनों को मर्ज करते हैं तो डी का बेटा बी है और ए की मम्मी डी है, मतलब बोल सकते हैं कि डी जो है वो मम्मी हो गई ए और बी की, ए और बी की मम्मी हो गई, ठीक है ना, ए और बी की मम्मी हो गई, मतलब ए और बी दोनों सिबलिंग हो गए, दोनों सहोदर हो गए, एक ही मम्मी पापा की औलाद को सिबलिंग बोला जाता है। तो डी डी यहाँ कॉमन है और डी का बच्चा जो औलाद है बी है और डी का ही औलाद ए है, लेकिन यहाँ पर ए का जेंडर नहीं पता है, ए का जेंडर या तो मेल है या फिर फीमेल है, या तो लड़का है या फिर लड़की है। तो हम लोग को पता चल रहा है कि ए और बी दोनों सिबलिंग हैं, लेकिन बी तो भाई है, लेकिन ए का जेंडर नहीं पता है, ए बी का या तो भाई है या फिर बहन है, ठीक है, या तो ब्रदर है या फिर सिस्टर है। और हम लोग को पूछा गया था कि हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो ए का बी से क्या संबंध है, तो आंसर, करेक्ट आंसर विल बी आइदर ब्रदर और सिस्टर, मतलब कि कंफर्म नहीं बता पा रहा है, यहाँ पर जेंडर डिफाइन नहीं हो पा रहा, इसीलिए आंसर हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू गिव द कंफर्म आंसर। तो मैंने उसके लिए आंसर 4 नंबर बताया था आप लोग को, आप देख सकते हैं पीछे, वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, तो मैंने 4 नंबर में बताया था, तो आंसर हो जाएगा नंबर 4, बोथ आर नॉट सफिशिएंट, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोग उसको ट्राई कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अभी दिया था और हम लोग मिलकर बनाए थे, और आप लोग को बहुत ही ईजी लगा होगा क्वेश्चन नंबर 1। और मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कि डेटा सफिशिएंसी का थ्योरी क्या है, कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत हद तक आप लोग समझ गए होंगे। भले अभी बहुत ज़्यादा हो सकता है अभी सॉल्व नहीं कर पाते होंगे, लेकिन समझ में तो आ गया होगा कि डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोग को दिया है, क्या लिखा हुआ है, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए का बी से क्या संबंध है, मतलब कि ब्लड रिलेशन का है। अक्सर मैं देखता हूं कि डेटा सफिशिएंसी का जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से आउट ऑफ 5 क्वेश्चन मिनिमम 1 या फिर 2, ठीक है, या फिर कभी कभी मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस भी ब्लड रिलेशन से पूछ दिया जाता है, यानी जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है ये डेटा सफिशिएंसी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए का बी से क्या संबंध है, तो हिंट नंबर 1 है कि बी इज द ओनली सन ऑफ डी, बी जो है वो डी का इकलौता बेटा है, ओनली सन है, इकलौता बेटा है, मतलब बेटी तो और हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, हाँ ओनली मेल चाइल्ड बोला जाता, ओनली मेल चाइल्ड, इकलौता पुरुष संतान बोला जाता, ओनली मेल चाइल्ड, तब वहां पर हो जाता कि एक ही बेटा है और कोई बेटी भी नहीं है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है ओनली सन, इकलौता बेटा है मतलब बेटी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। हु इज द डॉटर ऑफ एज फादर, क्या लिखा हुआ है, बी डी का इकलौता बेटा है, बी जो है वो डी का इकलौता बेटा है, और डी यहां हु डी को डिनोट कर रहा है,
हु इज डॉटर ऑफ एज फादर, ए के पापा की बेटी है कौन, डी, ए के पापा की बेटी, तो पापा की बेटी मेरे पापा की बेटी मतलब मेरी बहन, ठीक है, तो ए के पापा की बेटी डी हो गई। चलिए अब सेकंड नंबर स्टेटमेंट क्या है, बी इज द फादर ऑफ सी, बी सी के पापा हैं, बी सी के पिता हैं, एंड डिनोट्स फर्स्ट पर्सन, तो बी के बारे में बताया जा रहा है। ओनली सन ऑफ एज मदर, ए की जो मम्मी है उनका इकलौता बेटा है कौन, बी। चलिए अब हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं, इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट नंबर 1 देखता हूं, ठीक है, मैं नंबर 1 देखता हूं, नंबर 1 का डायग्राम मैं बनाता हूं, इसको देख लेते हैं, ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं। बी इज द ओनली सन ऑफ डी, बी डी का इकलौता बेटा है, डी का इकलौता बेटा का क्या नाम है, बी नाम है, और यहां पर आप लिख सकते हैं ओनली सन, इकलौता बेटा है, और कोई भी बेटा नहीं है, बेटी हो सकती है, बेटा और नहीं है। हु इज डॉटर ऑफ एज फादर, ए के पापा की बेटी डी है, मतलब ए की सिस्टर डी है, ए के पापा की बेटी डी है, ए जो है ए के जो फादर हैं, ए के जो भी फादर होंगे उनकी बेटी है ये, ए के पापा की बेटी, मतलब ए और डी दोनों सिबलिंग हो गए, पापा की बेटी है मतलब ये लेडी है, ठीक है, तो ए के पापा की बेटी मतलब ए की बहन डी है, और ये बहन का बेटा है मतलब भांजा है, ठीक है, नेफ्यू, जिसको हम लोग भगना भी बोलते हैं, भांजा है, ठीक है। चलिए अब सेकंड नंबर स्टेटमेंट देखते हैं, सेकंड नंबर स्टेटमेंट देखते हैं, सेकंड नंबर स्टेटमेंट, लेकिन हाँ सेकंड अभी मैं नहीं देखूंगा, सबसे पहले फर्स्ट वन देख लेते हैं कि हम लोग ट्राई करते हैं कि फर्स्ट वन इज सफिशिएंट और नॉट। तो मेरा क्वेश्चन था कि हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए का बी से क्या संबंध है, मतलब ए कौन है, बी कौन है ये नहीं बताना है, बी कौन है जब ये बताना रहेगा तो उसके लिए मेरा क्वेश्चन रहेगा हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, अभी यहां पर है हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, मतलब ए कौन है, ठीक है ना, तो ए कौन है, ए कौन है बी का, तो बी की मम्मी हो गई, और ये मम्मी का सिबलिंग है, तो लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो ए का जेंडर यहां पर नहीं पता है, ए का जेंडर नहीं पता है, तो हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो मम्मी का भाई या फिर बहन है, ठीक है ना, तो अंकल या फिर आंट हो रहा है, अंकल या फिर आंट हो रहा है, मैटरनल अंकल या फिर मैटरनल आंट, लेकिन कंफर्म यहाँ पर जेंडर पता नहीं चल रहा है, तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 जो है ये सफिशिएंट नहीं है, नंबर 1 इज नॉट सफिशिएंट टू गिव द कंफर्म आंसर। अब चलिए सेकंड वन हम लोग देखते हैं, नंबर 2 को देखते हैं। नंबर 2 क्या है, बी इज द ओनली सन ऑफ डी, बी डी का इकलौता बेटा है, बी जो है वो डी का इकलौता बेटा है, ओनली सन यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इकलौता बेटा है। हो अच्छा सेकंड, अच्छा ये तो हो गया था, चलिए अब हम लोग को सेकंड देखना था, फर्स्ट हम लोग का हो चुका है, ठीक है, फर्स्ट हो चुका है, सेकंड को देखते हैं। बी इज द फादर ऑफ सी, बी इज द फादर ऑफ सी, बी इज द फादर ऑफ सी, बी सी के पिता हैं, बी इज द फादर ऑफ सी हो गया, एंड ओनली सन ऑफ एज मदर, और एक ही मम्मी का इकलौता बेटा, एंड फर्स्ट पर्सन के बारे में है ना, ओनली सन ऑफ एज मदर, एक ही मम्मी का इकलौता बेटा कौन है, बी है, एक ही मम्मी का इकलौता बेटा, ए जो है ना उसकी जो मम्मी है, एक ही मम्मी, उनका इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है, तो एक ही मम्मी का जब इकलौता बेटा बी है, एक ही मम्मी का जब इकलौता बेटा है, एक ही बेटा है और उसका नाम बी है, यानी एक ही मम्मी को बी को छोड़कर, अपार्ट फ्रॉम बी है ना, बी को छोड़कर और जितने भी बच्चे होंगे सब बेटी होगी, तभी तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ही मम्मी का इकलौता बेटा बी है, तो यानी इसी से ये पता चल रहा है कि ए का जेंडर क्या है, माइनस है, फीमेल है, एक लड़की होगी, क्योंकि ए भी लड़का है, तब फिर वो क्यों ऐसा बोलेगा कि मेरी मम्मी का एक ही बेटा है बी, ठीक है, यानी ए एक लड़की है, तो हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए का बी से क्या संबंध है, तो करेक्ट आंसर विल बी सिस्टर, लेकिन हम लोगों को सिस्टर नहीं बताना है आंसर, ये ब्लड रिलेशन नहीं है, ये डेटा सफिशिएंसी में पूछा गया ब्लड रिलेशन है, इसीलिए इसमें सिस्टर आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ओनली 2 इज सफिशिएंट। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर किस स्टेटमेंट से सफिशिएंट, कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है, तो स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट
टू गिव द कंफर्म आंसर, ठीक है ना। अब हम दोनों को मर्ज नहीं करेंगे, जब 2 से आ चुका है और 1 से नहीं आया था तो दोनों को हम मर्ज नहीं करेंगे। सपोज 2 से भी आंसर नहीं आता तो फिर हम दोनों को मर्ज करके देख लेते हैं कि क्या मिलाकर दिया जा सकता है क्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा। अब एक थर्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं जो कि आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं मैंने एक क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। ट्राई कीजिए आप लोग इसको। क्या लिखा हुआ है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी खास कोड भाषा में 973 मीन्स बेस्ट योर डू, बेस्ट योर डू। कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग एंड डिकोडिंग का है क्वेश्चन ये। 973, ठीक है, इधर न्यूमेरिक है इधर वर्ड है। चाइनीज कोडिंग याद है ना, बाइफर्केशन थ्रू कॉमन मैचिंग, ये चाइनीज कोडिंग। लेटर एंड नंबर कोडिंग याद है ना, उसी का क्वेश्चन है ये। 973 मीन्स बेस्ट योर डू, मतलब 9 है 7 है 3 है, 3 नंबर्स हैं तो 3 अलग अलग वर्ड हैं। तो 9 के लिए कोई एक वर्ड, 7 के लिए कोई एक वर्ड और 3 के लिए कोई एक वर्ड। लेकिन याद रखना है कि बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, कोई जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। पहले 9 है तो 9 का बेस्ट होगा, फिर सेकंड में 7 है तो 7 का योर होगा, और 3 है तो 3 का डू होगा। वैसा कोई जरूरी नहीं कि उस तरह का रहेगा, कोई जरूरी नहीं कि नेसेसरीली कि इसी ऑर्डर में ही गिवन रहता है। तो 973 का मतलब है बेस्ट योर डू। अब इसमें से किसका कोड क्या है पता नहीं है, लेकिन 973 जो 3 नंबर है, इन्हीं तीनों के लिए 3 वर्ड है। तो आप लोग को पूछा जा रहा फाइंड द कोड फॉर बेस्ट इन दैट कोड लैंग्वेज। तो बताइए कि उसी कोड भाषा में बेस्ट का कोड क्या होगा। तो बेस्ट का कोड क्या होगा, तो या तो 3 होगा या फिर 7 होगा या फिर 9 होगा, लेकिन कंफर्म हम लोग को अभी पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए मुझे हिंट भी दिया जाएगा। डेटा सफिशिएंसी हमेशा हिंट देती है। देखिए 2 हिंट दिया हुआ है। तो हिंट नंबर 1 में लिखा हुआ है 759 मीन्स वर्क डू योर। 759 का मतलब क्या है, 759 मीन्स वर्क डू योर, 759 मीन्स वर्क डू योर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 को देखिएगा, नंबर 1 को देखिए, और याद रखना है कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 से पहले जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, राइटर कभी कभी मैं देखता हूं कि क्लू देते हैं, ठीक है। जो एग्जामिनर है वो क्लू भी आपको देंगे कभी कभी, दोनों स्टेटमेंट का स्टार्ट होने से पहले भी। जैसे यहां पर क्लू दिया हुआ है कि 973 मीन्स बेस्ट योर डू, तो इस इंफॉर्मेशन को तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि नंबर 2 वाले स्टेटमेंट को जब हमने यहाँ से जो कॉमन जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था वहाँ से जब हमने मैच किया तो इन दोनों में कॉमन है स्टेटमेंट नंबर 2 एंड जो क्वेश्चन का जो हिंट था, इन दोनों में आपस में कॉमन क्या है, तो 7 कॉमन था, दोनों में 7 कॉमन है, और इसीलिए दोनों में एक एक वर्ड कॉमन होना चाहिए। तो पर्सन तो मेरे पास नहीं है, तो बेस्ट और बेस्ट है, तो बेस्ट कॉमन है और 7 कॉमन है, यानी 7 का कोड बेस्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 की हेल्प से मुझे पता चल रहा है कि 7 का कोड क्या होगा, बेस्ट, मतलब कि बेस्ट का कोड 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो अलोन सफिशिएंट टू गिव द कंफर्म आंसर। तो हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा, जैसा कि हमें स्टैंडर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग आंसर 3 हो जाएगा। आइदर 1 और 2 इज अलोन सफिशिएंट, आइदर 1 और 2 इज अलोन सफिशिएंट, अकेला ही पर्याप्त है। दोनों में से कोई भी कथन अकेला ही पर्याप्त है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए।